सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज अरकान असम्बली मुलाकातें की। इसकी जो खबर मीडिया पर चली वो ये थी कि इन मुलाकातों का मकसद तरक्याती स्कीमें और इनके लिए फंड्स की फराहमी थी। लेकिन वाकिफान हाल इन मुलाकातों के ताने बाने बजट से जुड़ रहे हैं जो अभी तैयारी के मराहिल में है, लेकिन इसे पास कराने की फिक्र ने हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं। बिलावल भुट्टो की तरफ से आज ये कहना कि उन्होंने अपने अरकान असम्बली शहबाज शरीफ के हवाले कर दिए हैं, अब वो बजट को पास होने से रोकें, ये खबरें बता रही हैं कि बजट हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होगा। सेनेट इंतखाबात के बाद इसे हुकूमत और अपोजिशन में एक और मुकाबला करार दिया जा रहा है। इस मौके पर यह भी पता चल सकेगा कि पीडीएम में बिखरी अपोजिशन ऐवान मुश्तरका लाहेमल अपनाती है या फिर इख्तलाफात यहां भी असर दिखाएंगे। नून लीग के अंदर बयानिए पर इख्तलाफात और इख्तियारात की जंग भी हर जगह दिखाई देने लगी है। आजाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट फाइनल नहीं हो सके, ये मखमसा भी खत्म नहीं हो रहा कि इंतखाबी मुहिम मज़ाहमत के बयानी पर चलेगी या मुफाहमत के बयानी पर। पार्टी में इख्तलाफात इंतखाबी मुहिम को भी मुतासिर कर सकते हैं। फैसला नवाज शरीफ ने करना है जो लंदन बैठे किसी मोजज़े के इंतजार में है। ये मोजज़ा हुकूमत गिराने की सूरत हो सकता है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म के लबों पर था कि जमहूरी कहलाने वाले फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। वज़ीर आज़म के इस बयान ने पूरी अपोजिशन को मुश्तबा बना दिया है। अवाम जानना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से छुप छुप कर ये दरखास्तें कौन कर रहा है, नून लीग, जेयूआई या फिर पीपल्स पार्टी। आज बिलावल भुट्टो ने तो ये वाजे कर दिया कि वो हुकूमत गिराने की गुजारिश लेकर कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हुकूमत गिराने की अगर अपोजिशन में हिम्मत नहीं तो वो इंतखाबात तक इंतजार करेंगे। यही नहीं, बिलावल ने एहतसाब के निजाम पर सवाल उठाकर हुकूमत और नून लीग दोनों को ही धो डाला। शिकवा यह किया कि रायमंड के सजा याफ्ता को लंदन भिजवाकर कहा जाता है कि एनआरओ नहीं दूंगा और नवाब शाह के सदर बगैर किसी जुर्म के कैद में है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को जमानत मिल जाती है और सिंध के अपोजिशन लीडर को जेल भेजा जाता है। क्यों? बिलावल के इस सवाल में भी वजन है कि वजीर आजम के दोस्त इल्जाम लगने पर जेल की बजाय बैरून मुल्क कैसे चले जाते हैं। आज पीपल्स पार्टी के इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसी से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बाबर डोगर साहब, बिलावल ये क्या कह रहे हैं कि जी अगर आप हुकूमत गिरा नहीं सकते तो सब्र करें, फिर ये कि जनाब रायमंड का वज़ीर आज़म जो है उसको मुल्क से जाने दिया जाता है, हम किसी से गुजारिश नहीं करेंगे हुकूमत गिराने की। ये कोई पीडीएम कुछ इस तरह की कोशिशें कर रही है जिस पर बिलावल इतना ज़्यादा गुस्से हो रहे हैं? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि बिलावल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को 2023 का टाइम दे दिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, वो किसी ऐसी चीज़ में शरीक होने नहीं जा रहे जो कि जिससे गवर्नमेंट पार्लियामेंट से बाहर गिराने की कोई साजिश की जाए। दूसरी तो वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन नहीं गिरा सकती तो फिर 2023 तक का इंतजार करे, तो अपोजिशन नहीं गिरा सकती। इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है। अगर गिराएगी तो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी पार्टी गिराएगी। वो अगर कोई इनसे अलहदा होती है, हुकूमत से बाब अलहदा हो जाए, जीडीए अलहदा हो जाए, पीएमएलक्यू अलहदा हो जाए, फिर तो गवर्नमेंट गिर सकती है। अदरवाइज पार्लियामेंट के अंदर ये जो मौजूदा पोलिटिकल पार्टीज हैं ये नहीं गिरा सकती। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई, इमरान खान ने इत्तेमाद का वोट लिया। इत्तेमाद के वोट में सारी इत्तेहादी पार्टियों ने उनको वोट दिया, जो उनके वोट थे, जो उनका नंबर था वो पूरा हुआ। तो उससे तो एक चीज़ क्लियर है कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट नहीं गिर रही। दूसरी तरफ बिलावल साहब, आप सिंध कार्ड खेलना बंद कर दें, आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें। पंजाब का वज़ीर आज़म जो है वो बाहर चला जाता है इलाज के लिए, सिंध का वज़ीर आज़म सदर नहीं जाता, तो सिंध का सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चला जाए, कह दे कि मैं बीमार हूँ और हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए और कहे कि मेरा नाम ईसीएल से निकाला जाए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, वो कह रहे कि वो अदालत में जाएगा। तो ये तो नहीं है कि अब उनको एम्बुलेंस में बिठा के गवर्नमेंट खुद ही जाके कहीं दुबई छोड़ा है या लंदन छोड़ा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कोर्ट के प्रोसीजर पूरे करने पड़ेंगे, वो करे पूरे, कौन मना करता है।
कौन कहता है कि ना करें? वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ की दिन दिहाड़े बेल हो गई, उनकी नहीं हुई, तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुई है, वो हो गई, चले वो वापस हो गई, लेकिन चले उसका शोर मचा। यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस भी खामोश हैं। सिंध का वजीरे आला जो है उसको जो नैब बुला रही थी, अब वो खामोश क्यों है? सिंध के स्पीकर पे नैब ने जो केसेस किए थे वो कहाँ गए? अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब पे जो केसेस थे वो कहाँ गए? फरियाल तालपुर पर जो केसेस थे उनका क्या बना? किसी केस में सजा हुई? किसी केस में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। वो घरों में बैठे हुए हैं, आराम से हैं, मजे से हैं। ये जो सुबायत का कार्ड है ना, इसको खुदा का नाम है, इसको खत्म कर दें। लेकिन कभी आप भुट्टो का नाम लेते हैं, कभी आप मोहतरमा का नाम लेते हैं, कभी आप सिंध कार्ड खेलते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस सिंध में परफॉर्म करें, सिंध में डेवलपमेंट लेके आए। वो कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी की तरह तनख्वाहों में 100 और पेंशन में 150% इजाफा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब आप करोड़ नौकरियां भी देंगे, आप 50 लाख घर भी बनाएंगे। आप अगर उम्मीद करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, सिंध में कुत्ते के कांटे की वैक्सीनेशन भी होगी, सिंध में कुत्ते मारने की मुहिम भी स्टार्ट होगी, सिंध के गरीब बच्चों के लिए अद्वियात भी मिलेंगी, सिंध के अंदर स्कूल भी बनेंगे, सिंध के अंदर सड़कें भी बनेंगी, कराची के लोगों को पानी भी मिलेगा, कराची के लोगों को बिजली भी मिलेगी, कराची के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बिलावल साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये किस तरह तोजा दें? ठीक, कौम को इन नारों से ना भटकाएं। अभी ये नारे जो है इनसे कुछ नहीं होना। अभी इरसा का भी मामला हमने देखा था। असद खरल साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी ये कहते हैं इमरान खान मुश्किल वक्त गुजर गया, इनको एहसास ही नहीं है, इनके ATMs के लिए मुश्किल वक्त गुजरा होगा, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इंतहा की है, रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और ये कह रहे हैं जी सब अच्छा है, ये IMF को का पीछा छोड़ दें IMF को। हमने जिस तरह 100% तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन में 150% इजाफा किया, तो अब जब बजट आएगा तो आप इसके साथ महंगाई वगैरह ख़त्म करने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह, और फिर ये कि जी शौकत तरीन हौसद उमर वो कहते हैं जी IMF के पास जाना गलती थी, तो फिर उस गलती को माने। ये बातें तो बिलावल ठीक कह रहे थे। हाँ जी, बहुत ठीक कह रहे हैं। और जब उनके वालिद सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त बिल्कुल उनको IMF में नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त वो छोटे बच्चे नहीं थे, माशाल्लाह बालग थे, मतलब तो वो उस वक्त दे सकते थे मशवरा। चेयरमैन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त भी। तो कहते हैं कि जनाब वालिद साहब को या बता दें कौम को कि वालिद साहब उनकी नहीं सुनते, पार्टी पर उनकी गिरफ्त नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, उसामा साहब वो जिस तरह कह रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि लोगों को डिलीवर नहीं हो रहा। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। इमरान खान ने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दी, उल्टा बहुत सारे लोग, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। फिर उसके बाद 50 लाख घरों वाली बात है, 50 घर अब तक नहीं दिए गए, 3 साल के करीब होने को हैं। अब मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उनके वालिद की हुकूमत थी, उस वक्त सिंध में भी हुकूमत थी, मरकज़ में भी उनके पास हुकूमत थी। 2-3 दहाइयों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भी रही है, मरकज़ में भी रही है। मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर कुत्ते के कांटे की अगर दवाई नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार भी इमरान खान साहब को करार दे दे। उसके बाद सांप मिल रही है, सांप काटने की अगर वैक्सीन नहीं मिल रही, उसका भी इमरान खान साहब की जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहाँ पे, अमनो अमान का जो मसला है, जब अमनो अमान का मसला आता है वो आप कहते हैं जी IG हम लगाएंगे, अमनो अमान का ये हमारा जिम्मेदारी है। सिंध में बहुत अच्छा है, सिंध कहते हैं पंजाब से कंपेयर करें, राज है वहाँ पे, बलूचिस्तान से 12 सिंध में कहते हैं सबसे ज्यादा अमन है। देखिए वहाँ पे सबसे ज्यादा अमन की, अगर ये सबसे ज्यादा अमन है कि 12 लोगों को उठा लिया जाता है दिन दिहाड़े, और फिर उसके बाद 8 मगवी जो है जिस तरह से वो बाजियाब होते हैं, एक फोटोग्राफर शहीद हो जाता है, पुलिस जवान शहीद हो रहे हैं। वहाँ पे जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो जो खरीदारी के अंदर जो घपले मारे, वहाँ पे गोलियाँ अंदर छलनी उसको कर रहे हैं, डाकू उस पर कब्जे कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत कहती है कि फ़िज़ाई ऑपरेशन हम करना चाहते हैं, हम रेंजर को वहाँ पे भेजना चाहते हैं, तो उस पर सिंध हुकूमत कहती है खबरदार आप इधर आए, हम आपको नहीं आने देंगे। 130 हाइड जोड़ वो कहते हैं हमने ख़त्म किए, उसके बावजूद 4 मगवी आज भी कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता है, कहते हैं जी मीडिया उठा देता है। अब मुझे ये बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो भी डोगर साहब बात कर रहे थे सिंध काट की, अब वो ये कह रहे हैं ये क्या इससे हम अखज़ करें। जो उन्होंने कहा ना कि 2023 तक हुकूमत जो है वो जाए रहेगी,
वो तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो तो इसी तनख्वाह पे काम जरदारी साहब ने, वो कहते हैं और अगर आप में बिलावल हिम्मत साहब नहीं ने है, करवाना है। मेरी गुजारिश सुनिए, वो कहते हैं अगर अपोजिशन में हिम्मत नहीं है, हम तो कह रहे थे इस्तीफे जो तो वो हिम्मत कर लें, पंजाब से शुरू वो हिम्मत कर लें जिन्होंने टांग मिला के, उन्होंने कहा टांग मार के हुकूमत गिरानी थी, पता है ना आपने, वो मशहूर जमाना उनका जो खिताब था, वो लात मार कर उनका हुकूमत गिरा दूंगा, जब चाहूं मैं लात मार के हुकूमत गिरा सकता हूं, तो वो गिरा ले, हिम्मत दिखाएं जरा ना। उन्होंने कहा पहले पंजाब से शुरू करें, वो तो फिर आए नहीं ना पीडीएम उस तरफ। तो फिर मसला ये है जब ना नून लीग गिराने के लिए तैयार है, ना वो गिराना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब फिर गिरा लेंगे क्या? नहीं, वो इनके मतलब आप चाहते हैं कि इनका हिसाब ज्यादा है, वो भी आप चाहते हैं कि वो भी घर बैठ जाए। मतलब उसामा साहब बात इस तरह ना जुल्म करें, मामला ये उन्होंने लात मार के गिरानी थी, उसके बाद अचानक से लात में चुक पड़ गई है, आप गिरा लेते भैया, आपको किसी ने रोका हुआ है। मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च लेके जाना था, मरियम साहब ने इस्तीफे देने थे, मौलाना साहब भी कह रहे थे इस्तीफे देने थे भाई। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही है कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। बिलावल ने अब ये बातें क्यों कही हैं? जब मरियम साहिबा के साथ रोजाना मीटिंग्स होती थी तब मियां नवाज शरीफ जो थे उनके साथ जुल्म हो रहा था, अब वो कह रहे हैं कि जी रायवंड को अब ये इसी पे मार। अब देखें ना, वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को जो आप जो उसके सीधा सीधा जो बात करो, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग और हुकूमत को जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं, यानी उनको जो कह रहे हैं रगड़ा लगा रहे हैं या उनको तंज के तीर बरसा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रायवंड का सजा याफ्ता वज़ीर आज़म लंदन में। अब ये बेसिकली सूबाई उन्होंने कार्ड खेला है, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की, और सिंध कार्ड को खेला है, और ये लोगों के अंदर एक नफरतें और उसका बीज बोने के, जो कि लीडर का जो अगर कौमी लीडर जो पाकिस्तान की जंजीर बेनज़ीर अगर आप कहते हैं तो फिर ये वो लीडरों वाला काम नहीं है। आप उस बेनज़ीर की जो सियासी बसीरत है, आप उसको बिल्कुल आपके कुछ नहीं लगा। मुझे ये बताएं, मैं तो इतना चाहता हूँ कि बिलावल जब नवाज शरीफ यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका केस चल रहा था, तब बिलावल की उस दौर की स्टेटमेंट सारी निकाल लें। वो तो बहुत सारी चीजें हैं, स्टेटमेंट से जाकर मिलते थे, फिर वो कह रहे हैं, और वो ये कह रहे थे कि हुकूमत उनका नाम ईसीएल से निकाले, उनको इलाज के लिए बाहर भेजे, और अब वो कह रहे हैं कि जी लाहौर का जो है वो बीमार होता है, भेजा क्यों? उस वक्त कह रहे थे भेजे। एक और अब दूसरा वो कह रहे हैं नवाब शाह का सदर जो है वो झूठे इल्जाम में कैद में। अब अगर झूठा इल्जाम है तो वो इमरान खान ने तो नहीं लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको शायद भूल जाते हैं, या तारीख का मुताला कर लें या केस हिस्ट्री पढ़ लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आपके या आपके वालिद से ग्रामी जो हैं, या आपकी जो क़यादत है या नवाज शरीफ के जो ऊपर है, ये माशाल्लाह इमरान खान साहब और उनके जिगादरी जितने भी है ना, उनको आफरीन है, सलूट करता हूँ दोनों हाथों से। एक केस भी उन्होंने नहीं बनाया। टॉक शोज में बड़े बब्बर शेर बनते थे कि हम आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक केस पंजाब में भेजा पीटीआई की किसी वजीर ने, किसी महकमे ने, वजीर आला ने या फवाक में एक केस बता दे, वो जो चौधरी निसार के बनाए हुए हैं कौन से, ये जो मियां जावेद लतीफ तो सर इस दौर में उनका केस बना ना, मियां जावेद लतीफ, वो तो अभी उसने एक बात की, वो कौन सा करप्शन का नैब का अच्छा पुराना, नैब का उन पे भी पुराना ही है, नैब के हवाले से आप बता देना। ये दावा मैं कह रहा हूँ, पीटीआई के हुकूमत के वजीर, मशीर, जगादरी, आगे पीछे दाएं बाएं फिरने वाले, ये जो टॉक शो में बैठ के बढ़ के लगाते थे कि जनाब शहबाज शरीफ ये खा गए, ये अरबों रुपए का फ्रॉड कर गए, एहतसाब की टीम कुछ नहीं कर सकी 3 साल में। आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में एहतसाब की टीम कुछ नहीं कर सकी, तो इमरान खान कहते हैं कि 17 साल में 290 अरब रुपया रिकवर किया था। इमरान खान का क्या लेना देना भाई? जरूर कहते हैं हुकूमत जब आती है हम बीच में नहीं करते, फिर नैब क्या 3 साल में के केस बने हुए हैं, 2 साल में अच्छा कैसे हो गया? फिर 400 रुपया नैब, मुझे बताएं क्या ताल्लुक है? नैब से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं। जावेद इकबाल ने बड़ा अच्छा कर दिया, तो नैब ने किया ना, इमरान खान नहीं ले सकते। वो जो जेआईटी बनी थी नवाज शरीफ के खिलाफ, उस जेआईटी की वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ, लैब में गया सर। नहीं उस जेआईटी की रिकमेंडेशन पे ये सारे केसेस हैं, पीटीआई की तरफ से कोई केस नहीं बना। मुझे तो जो जेआईटी ने रिकमेंडेशन दी थी ना, आप पीटीआई को क्रेडिट दे सकते हैं और ना फिर उसको ये ताना दे सकते हैं कि जी पीटीआई हमारे खिलाफ इंतकामी का रवैया। वो नहीं ताना दे, मैं पीटीआई के लिए सवालिया निशान खड़ा करो कि अच्छा एक सवाल इमरान खान, आप ये अपने बुजरा से, अपने दरबारियों से, हवारियों से, जो भी आपके मशीर हैं, एडवाइजर, उनसे ये तो पूछ लें कि वो कितने केस है, जरा तफसील कौम से शेयर कर लें, जो उन्होंने नैब को भेजे, जो उन्होंने एफआईए को भेजे, जो उन्होंने एंटी करप्शन को भेजे। आपके बुजरा ने, आपकी कैबिनेट की जानब से, आपकी जो हुकूमत के महकमे हैं, जो आपके लोग हैं। चलो खैर साहब एक मिनट बात कर लें। खैर साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। पंजाब में चुन चुन के इन्होंने हर उस महकमे में जहाँ से करप्शन की कोई फाइल निकल सकती थी, वहाँ पे शहबाज शरीफ का, शहीद था
ब्यूरोक्रेट बिठाया हुआ है। एंटी करप्शन में पहले से ज्यादा किसान रिकवरी सर वो जो कहते हैं हमने कब्जे छुड़वाए हैं सरकारी जमीनों पर अरब तो वो एंटी करप्शन का क्रेडिट है डिपार्टमेंट का, उसमें बताया ना कि बुज़दार सरकार ने पंजाब हुकूमत के अंडर है, चले नैब आप कहते हैं इंडिपेंडेंट एंटी सर करप्शन इसके अंदर है। ये मेट्रो, ये ऑरेंज लाइन, ये अंडरपासेस, ये कहते थे इसमें बहुत बड़ी करप्शन। वो किधर है केस? शुगर स्कैंडल में एफआईए कार्रवाई नहीं कर रहा, एफआईए किसके अंडर है? वो जो केस बना है वो तो एससीपी की जहांगीर पुरानी के खिलाफ रिपोर्ट कर रहे है, हैं, शिबाशी का वो तो अभी तक नाम ही एससीपी नहीं की आया। पुरानी रिपोर्ट है, वो उठा के ले आए, वो तो एक पेंडिंग केस सारे भी है। अच्छा चले सर, अगली वो खबर उसमें रह भी जाएगी, देख लीजिएगा सर अगली खबर रह उस जाएगी। केस बात का जो बाद में बनेगा वो आप देखेंगे बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। कुछ वज़ीर बात आज़म का नहीं। बयान, वज़ीर आज़म का बयान सबके सामने दे रहे हैं वो कि किसी भी सूरत में वो लोग जो खुद को कहते हैं कि हम जमहूरी हैं, वो हुकूमत गिराने के लिए फौज से कह रहे हैं कि जी हुकूमत को गिरा दो। ये वज़ीर आज़म कह रहा है, जिसके पास सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं। और बिलावल भुट्टो की अगर आप बात सुन लें, वो भी कह रहे हैं जी हम किसी से गुजारिश नहीं करेंगे हुकूमत गिराने के लिए। तो बाबर डोगर साहब, ये कौन जा जाकर मिल रहा है, कौन फौज से कह रहा है कि जी हुकूमत गिरा दो? और मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 5 साल को वज़ीर आज़म पूरा कर सका हो, कोई एक भी वज़ीर आज़म नहीं। हालिया अगर मिसाल ले लेंगे तो आप देख लीजिए यूसुफ रज़ा गिलानी, तो फिर राजा परवेज़ अशरफ, यहाँ पर नवाज शरीफ, तो फिर उसके बाद शाहिद खान नवासी, इससे पीछे भी हैं। लेकिन बहरहाल तो ये बाबर डोगर साहब फिर ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए खैर साहब कहते हैं इलेक्शन 2023 में बिलावल साहब भी कहते हैं और नवाज शरीफ ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट गिरी तो अपने बोझ से ही गिरेगी, बाकी वो भी गिराना नहीं चाह रहे, दिलचस्पी नहीं ले। वो भी तो सामा साहब जो फिलहाल हालात जा रहे हैं ना, मुझे इसमें तो गवर्नमेंट इतने आराम से गिरती नजर नहीं आ रही। जिस तरह से अपोजिशन डिवाइडेड है, अब हम बिलावल कह रहे हैं कि जी हमने अपने एमएनए शिबाशी को दे दिए, अब वो जो कर सकते हैं कर लें। शिबाशी क्या करेंगे? मैं उनके पास कौन सी बजट के लिए बजट ना पास होने दें। डोगर साहब बजट कैसे ना पास होने दें? मेरा मतलब है तो एमपीए भी दिए हैं पंजाब असेंबली में। हसन मुर्जा कह रहे हैं कि जनाब आए, बिलावल साहब कहते हैं कि आए, हम अदम एतमाद लाते हैं। अच्छा वो लेकिन तो दे चुके हैं। असल नमक गेम ही पूरा नहीं, कहाँ से कर ले आएंगे? कैसे कौन सा नमक? अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर वोट दिलवा सकते हैं सर, और नहीं सर, यूसुफ नंबर रज़ा की तो गिलानी पूरा को अगर वोट मिल सकते हैं तो थोड़ी सी बात आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अब मेरा ख्याल है इंटरेस्टेड नहीं है, अदरवाइज तो वो फिर सामने लाना था लोगों को। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसी असेंबली से वोट क्या पंजाब में बुज़दार इसी साहब असेंबली अपने से समाज की सूरत majority दिखाई, नंबर गेम opposition पूरी ने। कर सकते हैं? डोगर साहब आप मुझे बता रहे, दिल पे आता है। सर पंजाब में नून अगर लीग मूव divided आ है, जाती है। नून लीग डिवाइडेड है। नहीं, नून लीग को छोड़े ना, अगर आ जाती है अदम एतमाद की मूव, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल जाते हैं फर्ज मात, जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं, तो क्या अदम एतमाद में नंबर गेम बुज़दार साहब इस हालात में कर सकते हैं? पूरे लोगों के बहुत सारे दुख रहे हैं, पीटीआई के बहुत सारे लोग मुश्किल हो जाएगा अगर आए के तो। फफोले लेकिन हैं। ये है कि ब्लैकमेलिंग बढ़ जाएगी, ब्लैकमेलिंग अच्छा बढ़ मुझे जाएगी। ये बता दें बहुत कि मुश्किल हो इमरान जाएगा। खान साहब गलत तो नहीं कह रहे होंगे? बेचारी बहुत कोई तो मुश्किल गुजारिशें कर रहा है ना कि जनाब जाकर ये फौज जिसे कह रहे हैं जी हुकूमत गिराओ, हुकूमत गिराओ, हुकूमत गिराओ, तो ये पीडीएम ही कह रही है। बिलावल तो खुद कह रहे हैं नहीं, कि वो हमने पीटीआई के गुजारिश लोग कह रहे होंगे यकीनन, यानी इमरान खान साहब के साथी कह रहे होंगे और बुज़दार साहब के साथी जा कह रहे होंगे, और केपीके में वो वज़ीर आला महमूद खान साहब जो है वो कह रहे होंगे कि जनाब आप ना हुकूमत हमारी गिरा दें। अंडरस्टूड बार हो कहते कबड़ा गल करे, उसामा साहब सियाना क्यास करे। गल है कि जिन्ना मर्जी आप कहते हैं ना कामा दे आके ढोर नहीं मरते। गल है कि आप अभी डोगर साहब कह रहे हैं कि मरियम साहब कह रहे हैं कि अपने बोझ उस पर हमने आगे आना है वैसे। अच्छा, मरियम और शाहिद शहबाज खान अब्बासी कहते हैं अपने बोझ पे गिरेगी। मरियम साहब और नवाज शरीफ कहते हैं, फजल रहमान साहब को भी सारा शबाज का, उन्होंने कहा जी पंजाब में हुकूमत हम बदलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर फौज से गुजारिश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, फिर ये उसके बाद वो कह अगर रहे वो हैं इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर फौज के पास जाके क्या फौज कह से रहे हैं? गुजारिश ये कर रहे हैं कि फौज किस तरीके से जो एक पेज पे पहली दफा आ रही है, फौज और एसएससी और अस्करी क़यादत एक पेज पे है, जो इनको मरोड़ उठ रहे हैं, जो इनको एक आंख नहीं पा रही, इसलिए ये दाएं बाएं भागते हैं। कभी शहबाज शरीफ की और मरियम साहबा की रेस लगी हुई है। जुबैर साहब जो नवाज शरीफ और मरियम साहबा के तर्जुमान हैं, वो कहते जी हम सबसे करीब हैं, हमारा मामला बेहतर हो गया। शहबाज शरीफ कहते नहीं जी मैं उनके करीब हूँ। अब आपस में इनकी रेस लगी हुई कि सबसे ज्यादा बूट पॉलिश कौन करेगा। जो वोट बाबर को साहब मुझे ये समझाएं कि अगर पंजाब में हुकूमत नहीं गिरानी, फिर जाहिर है वफाक में नहीं और गिरा वफाक सकते, में भी नहीं तो फिर गिरानी। फौज से गुजारिशें करने का क्या मकसद है? सिर्फ ये कि इमरान खान को मार ये दे, कोई इमरान खान नहीं कह रहा। इमरान खान को ये मार बिलावल दे, भी कह रहे हैं। इमरान खान को उतार दे, उनको मार दे, उनको जो फौज कहती है कि हमारा तो इससे कोई कंसर्न नहीं, किसी ने आना है लाना है, आना है, उसने वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया आपका है, हमारा भी वही है। वोट डोगर साहब ये समझाएं कि ये क्या चक्कर है? सामा साहब ये बड़ी, इसमें कोई मोटी चौड़ी हिसाब किताब की तो ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि ये बाब, ये काफ, ये MQM, ये GD, इन्हीं के चार, ये जो चार हैं, इन्हीं चार कंधों पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है। ठीक,
ये बार बार जाते हैं कि जी ये जो 4 कंधे हैं इनमें से 2 कंधे हमें दे दें तो ये गवर्नमेंट नीचे गिर जाएगी। इसमें कहता कौन सी रॉकेट साइंस है यही है। मतलब साहब आते सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं और सामने आते भी। इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। तो लेकिन ये हो नहीं रहा, ये सिर्फ प्रेशर हो रहा है। इसका मतलब मैच फिक्सिंग हुई ना, फिर वोट को इज्जत दो वाली बात तो ना हुई। फिर वोट को इज्जत दो वाली, फिर तो ये हो रहा है बाबूर साहब, ये हो रहा है। फिलहाल मुझे इसका कोई चांस नजर हुकूमत नहीं गिराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये रिक्वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। इमरान खान को मुसलसल जा रही है कि जनाब थोड़ा सा कमजोर करें इमरान खान को, उनकी हुकूमत गिराने के लिए को आप सही करें, कोशिश करें, आप करें। फौज जो कह रहे हैं, फौज कहती है हमारा काम नहीं है। फिर आप फौज को जब खुद इन्वॉल्व करते हैं तो फिर जो मसला क्यों? वो ये गारंटीज चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि पिछला इलेक्शन जो था वो रिग्ड था। अब 13 वाला तो बिल्कुल नहीं था, मतलब उसमें 13 वाला तो शफाफ था ना। नहीं, मैं तो पार्टी नहीं हूँ, मैं तो उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें वो ये चाहते हैं कि हमें कोई गारंटी दे कि जनाब जो अगला इलेक्शन होगा उसमें जो गारंटर है उसकी इंटरफेरेंस नहीं होगी और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें और जो जीते वो इख्तियार में आए। तो ये अभी कोई गुजारिश नहीं हो रही है? आपने जो बात की कि जी 2-4 पार्टियां इनमें से कोई एक दो हमें अगर आप आ जाए। कहें कि 2021 में कोई पार्टी चाह रही है इलेक्शन करवाना तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है और ना ही पॉसिबल है ये इलेक्शन। तो ये इमरान खान साहब के खदशात हैं। हाँ, ये एफर्ट जरूर की जा रही हैं कि 2022 के मिड में या 2022 के एंड में ये इलेक्शन, मिड में ख़ासतौर पे अक्टूबर का नाम लिया जा रहा है कि अगर वहाँ जाके ये इलेक्शन करवा दिए जाएँ कोई 6 महीने 8 महीने पहले तो वो ठीक है। लेकिन मसला ये है कि उसके लिए इनको 2 कंधे चाहिए और वो 2 जो कंधे हैं उसके लिए वो नदीदा कुत्तों की तरफ देख रहे हैं कि जनाब आप गो हेड दें इनको तो ये हमारी तरफ आ जाएँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि वो फिलहाल गवर्नमेंट को गिराने में कोई भी इंटरेस्टेड हो। इनके पास नंबर गेम इस तरह से पूरा नहीं है और ना ही इस तरह से गवर्नमेंट गिर सकती है। लेकिन ये खलाई मखलूक जब बात होती थी, फजलुर रहमान साहब मुझे याद है वहाँ पर कहते थे कि इनके पीछे से हट जाओ, जब उन्होंने धरना दिया था जिसके बारे में आपने पहले दिन से शुरू कर दिया था नहीं कामयाब होना और आखिरकार आपने नाकाम करके ही छोड़ा उसको। तो आसिफ गफूर साहब उस वक्त DGSPR थे, उनको कम अज़ कम जहाँ तक मुझे याद है 2 दफ़ा बाकायदा ये बात कहनी पड़ी कि जी ये मामला कानूनी और आइनी तौर पर आप जाएं, हमारी तरफ मत आएँ। ये उनको बार बार 2 दफ़ा कम अज़ कम कहना पड़ा उस दौरान में। तो अब ये जिनको कहते थे जी ये खलाई मखलूक ये कहाँ से आ जाते हैं ये सब कुछ, अब अगर उन्हीं की तरफ देख रहे हैं और बिलावल भी ये कह रहे हैं इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म है, कहीं ना कहीं से रिपोर्ट तो होती होगी, तो अब उनसे जब आप गुजारिशात करेंगे तो फिर आप उनके खिलाफ किस तरह बात करते हैं? क्यों कहते हैं जी आप मुदाखलत ना करें? आप उनको दावत दे रहे हैं मुदाखलत करने की? सियासी मामला तुमको मगर नहीं आती, वो शर्म होती है या होती है। मैंने तो नहीं कहा था, इन्हीं के लिए हमने कहा था असेंबली के अंदर खड़े होकर। अब एक तरफ नहीं ऐसा तो नहीं है सर, मिन्नत तरले के इसी वक्त बंदे का आ ही जाता है कि यार इतनी मिन्नत कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा पुश कर दें। मफामत के लिए है, खुद कह दें ना, मरियम साहब कह रही थी ना कि मफामत मजामत मफामत के लिए, हाँ, पावर टॉक्स टू पावर। और अगर हमने कमजोरी दिखाई तो दुश्मन हमला कर देगा। पता नहीं कोई भी होता है ना वाकया, FIR जब दर्ज होती है या केस पिटीशन आप फाइल करते हैं तो पूछते हैं मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट क्या है। ठीक है कि इस अब मसला मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट ये है कि वो कहते हैं कि जो मफामत के लिए मजामत कर रहे हैं कि ताकि बूट पॉलिश करने के लिए तैयारी करके रौला डाल रहे हैं कि जल्दी से जूता लाओ और पॉलिश कराओ। अच्छा जी, ये है मफामत के लिए मजामत। तो खुदा का खौफ करो भाई, आप वोट को इज्जत दो का बयानिया कह के एक बार जो वालिद साहब आपके वो बाय बाय करके चले गए, कौम को चूना लगा के, पूरी कौम को 22 करोड़ आवाम को, और भाई इतना हटा कटा बंदा है, अल्लाह उनको और ज्यादा सेहत दे, और ज्यादा उनके चेहरे पे लालियां लाए, और ज्यादा लंबी उनकी उम्र करे। हम दुआ गो हैं, वो हर शायर के लिए, हर पाकिस्तान के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर कायनात के फर्द के लिए, क्योंकि कायनात में अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं। लेकिन कोई खुदा को शर्म होती है, कोई हया होती है। आपने ऐसे कौम को ऐसे बाय बाय करके गए और अंगूठा दिखा के उसामा साहब ऐसे अंगूठा रिपोर्ट्स कह रही हैं, आपके मुल्क की रिपोर्ट्स पर हुए हैं सर, आपकी अदालतों में दिखाई उन्होंने वो रिपोर्ट्स कह रही हैं, झूठी रिपोर्ट नहीं, वो रिपोर्ट जो मैं कई दफा कह चुका हूं कि एक एजेंसी के इदारे के अंदर वो रिपोर्ट मौजूद है सेम डे की, सर 2000 की बजाय 2 लाख प्लेटलेट थे। सब लाए हुकूमत, कौन से तो रिपोर्टें चूमंतर हो गई यार। दुनिया में को हमने मैजिक मिरेकल्स देखे होंगे, ये नवाज शरीफ का जो मौजूदा है को केस इदारे लाए जो एकदम ऊपर नीचे आ रहे थे प्लेट, उसके बाद ऐसा उनको छूमंतर हुआ। इनके पास कौन सा जादू है? नहीं ऐसे जादूगर को उसामा साहब बगैर इलाज मैंने पकड़ना है, इनका इलाज सिर्फ एक ही है, इनका इलाज एक है, या इक़्तिदार या मुल्क से बाहर।
उसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। जब इक़्तिदार होगा तो मुल्क में होंगे और इक़्तिदार नहीं होगा तो मुल्क से बाहर होंगे, ये इनका इलाज है, इसके अलावा कोई नहीं। और जेल इनके लिए मच्छर काटता है, इनको गर्मी लगती है, इतने खा खा के डॉक्टर साहब मेन्यू बता के लोग परेशान हो जाते हैं। यार इतने तो 5 स्टार होटल में बफे जो खाते हैं इतने तो वहाँ पे मेन्यू नहीं होते। जो नवाज शरीफ का रोज मेन्यू ये बताते थे, वो तो चंगा भला बंदा खाना खाए तो बीमार हो जाता है, उसको मतलब दिल का लाका हो जाता है, आर्जा हो जाता है। जितने मुरगन ग़िज़ाएं वो खाते थे और प्लेट चलाने वाला पूरी कौम को ड्रामा बना के और उस पर शर्म भी नहीं आती। कुछ 2 दिन कुछ जाली तरीके से न्यूज अपडेट सर, टाइम ओवर जा रहा है। उस पर बाबर डोगर साहब से फिर ब्रेकिंग न्यूज लेंगे कि जनाब ये आजाद कश्मीर में फिर नून लीग आमने सामने आ गई है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। नून लीग शदीद कशमकश का शिकार है। ये दिन ब दिन तज़ब्ज़ुब की मखमसे की कैफियत बढ़ती जा रही है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है और अभी तक ना तो टिकट फाइनल हो सके हैं कि किसको टिकट देना, क्या करना है। एक और मसला यह है कि बयानिया क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ने फैसला तो महफूज कर लिया था, वो फैसला सुनाने की कोई तारीख सामने नहीं आ रही। फिर यह भी एक मसला है कि इलेक्शन कैंपेन चलाएगा कौन, आगे कौन आएगा, मरियम या शहबाज शरीफ। अब ये इतने सवालात हैं कि इन्हीं से नून लीग नहीं निकल पा रही। शायद यही वजह है कि शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी ये तो इलेक्शन, एक तरफ वो कहते हैं जी मुलतवी ना किए जाएं, मुलतवी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हम ये तो रिगिंग हो जाएगी, मुलतवी ना करें। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ये जो चीज़ें हैं वो छुपाने पर लगे हुए हैं। बाबर डोगर साहब, इस तरह से कोई भी पार्टी हो वो आगे बढ़ सकती है। मुझे खुद एक नून लीग के एक अहम बंदे ने बात कही थी कि जब घर में लड़ाई हो रही होगी, तो ये उन्होंने शुरू में मुझे बात बता दी थी जब ये बिल्कुल भी खबरें नहीं उस वक्त आई थी। ये मेरा ख्याल है कम से कम 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले। तो किस तरह से फिर यकसुई आ सकती है? तो अब तो सामने आ गया, सड़क पर आ गए इख्तलाफात और यही नहीं डिसाइड हो रहा बयानिया किसका चलना है, मरियम आएंगी, शहबाज आएंगे, क्या होगा? उसामा साहब, नून लीग के अंदर इस टाइम शदीद इज़्तिराब है, शदीद परेशानी है। नून लीग के जितने MPs MNAs हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है और क्या होना है। जो सारा इशू है वो ख़ानदान के अंदर है और वो है इक़्तिदार की लड़ाई। इक़्तिदार की लड़ाई है मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान कि मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ को फ्री हैंड देने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं, किसी सूरत में तैयार नहीं। ये जो बयानिया की लड़ाई है वो भी यही लड़ाई है कि जनाब शहबाज शरीफ का बयानिया मुझे कबूल नहीं है और मैं डिसाइड करूँगी, नवाज शरीफ डिसाइड करेगा कि नून लीग का बयानिया कौन होगा। नून लीग की कमांड जो है वो नवाज शरीफ खुद अपने पास रखेंगे और नवाज शरीफ के बिहा पर मरियम नवाज नून लीग को लीड करेंगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ को बड़ी सपोर्ट है PMLN के अंदर। वो MNAs और MPs की मेजॉरिटी, टिकट होल्डर्स की मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी हुई है और उनके बयानी के साथ खड़ी हुई है। पर इशू ये है कि शहबाज शरीफ या तो सामने खड़े हो जाएं, अभी तक वो खड़े नहीं हो रहे और नवाज शरीफ ने कहा वो फैसला करेंगे। वो फैसला कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ भी ये फैसला नहीं करना चाह रहे। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ यही चाह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन मेंटेन रहे। शहबाज शरीफ जो है एक तरफ तो ये था कि अगर नवाज शरीफ इस बयानी को, अपने बयानी को आगे लेके चलते हैं, जैसा शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं उनके पाँव पकड़ दूंगा और शहबाज शरीफ के बयानी को नहीं रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है वो सियासत छोड़ दे, ये यहाँ पीछे हट जाए, उन बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो भी पीछे हट जाएँ, तो ये पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ ये भी नहीं चाहते कि इस तरह से कोई बड़ा सेटबैक लगे और शहबाज शरीफ या ये लोग जो हैं ये पीछे हट जाएं। वो इनको साथ लेके भी चलना चाहते हैं, मरियम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसका सिरा इनको अभी कुछ नहीं मिल रहा कि कौन पीछे हटेगा, कौन आगे जाएगा और से कब तक ये पार्टी बर्दाश्त कर सकेगी। देखिए ना, अब ये तो हद हो गई थी कि लोगों ने साथ चलने से मजीद इनकार कर दिया था। आपने जिस तरह बताया कि उन्होंने कहा जी अब फैसला हो ही जाए, तभी सारे बड़े इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर ये नवाज शरीफ से कहा गया कि जी सबसे, जिस तरह नवाज शरीफ की आदत है, जी आप बताएं, सबसे पूछ लिया और उसके बाद यही था कि जी अब फाइनल कर दें कि आगे चलना किस तरह है, बस बहुत हो गई। अब कब तक रोक सकते हैं नवाज शरीफ फैसला? 90% लोगों ने उस मीटिंग में ये कहा था कि हमने मुफाहमत की सियासत के साथ चलना है।
ठीक तो फैसला तो आ गया, जो लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे उनका फैसला तो आ गया था। नवाज शरीफ के बगैर हाँ, तो उन्होंने कहा जी कि फैसला ऐसे ही है। मैंने आपकी चीजें सुन ली हैं। एक परवेज रशीद की तकरीर थी और एक राना सिन्हा की तकरीर। राना सिन्हा ने मुफाहमत की तो बात नहीं की, उन्होंने तो बात ये की कि जी बीबी की बड़ी सर्विसेज हैं, इनको जो है इनको बड़ा होता आगे मजीद आगे आना चाहिए। तो उनका ये ख्याल था कि ये शहबाज शरीफ जो बीबी को पीछे हटाने के चक्कर में और गोल करने के चक्कर में है, वो भी मरियम नवाज ने समझा के भेजा था। और उस पर राना सिन्हा ने कहा जी कि मरियम नवाज का पार्टी में होना लाजमी। ठीक, तो अब मसला ये कि उसके अलावा, इन दो के अलावा, परवेज रशीद और राना सिन्हा के अलावा बाकी तो किसी ने शहबाज शरीफ के बयानिए की कि सभी ने उसको सपोर्ट किया कि हमें मुफाहमत करनी चाहिए, हमें अदारों के साथ बात करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारा गोल जो है वो होना चाहिए कि हम जीतें, 2023 का इलेक्शन जीतें। अच्छा, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जिसका कहता कहते कि बूट पॉलिश, मैं कहूँ कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। अब असद करल साहब, मसला ये है कि मरियम है क्राउड पुलर, जलसे बड़े करने हैं, एक पूरा माहौल क्रिएट करना है, तो मरियम जाएंगी, तकरीर करेंगी, कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलेंगी, कोई इदारों के खिलाफ कुछ सख्त बोलेंगी, तो तभी तो शहबाज शरीफ साहब के बगैर पार्लियामानी सियासत नहीं चल सकती। यानी वो लोग अब मरियम के साथ मजीद चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर क्या करें? अब शहबाज शरीफ जाएंगे तो होगा जी वो नवाज शरीफ नाराज़ होंगे, क्राउड नहीं आ रहा जी, ये नहीं है वो नहीं है, मरियम लोगों को पीछे करने की कोशिश करेंगी। और अगर मरियम गई तो बाकी लोग कहेंगे लो जी फिर तो ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी गए। एक था अल्ताफ हुसैन, एक दफ़ा का जिक्र है, सुना ना नाम का, बड़े क्राउड पुलर थे। आपको पता है ना, होस्टेज बनाते थे चैनल्स को, पीसीआर में डायरेक्ट फोन आ जाते थे, कहते थे खामोश, सामने लेट जाते थे, खामोशी हो जाती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी, कारकुनों से कह के थप्पड़ लगवाए जाते थे, गोलियां चलवाई जाती थी, बिल्कुल, और सीनियर लीडर्स को थप्पड़ लगवाए जाते थे। हाँ जी, तो बराह रास्त होता था ना। उसके बाद किस्सा परिना हो गए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब आप पहले बंदे शायद जो कह रहे थे जी अल्ताफ हुसैन पार्ट टू। नवाज शरीफ साहब के बाद अब मरियम साहब अभी इसी डगर पे चलेंगी, तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, डोगर साहब कह रहे हैं ना खड़े हो जाए, इसमें इतना दम खम नहीं, इस शहबाज शरीफ में इतना दम, क्योंकि वो खुद पार्टी गई 90% अगर और वो भाई के सामने जो बंदा आंख उठा के बात नहीं कर सकता, वो सच्ची हो या झूठी हो या गलत हो या सही हो, जो हाथ बांधे खड़ा हो और सच को सच और झूठ के झूठ कहने की जिसकी हिम्मत नहीं है, वो कहने तुला दे थमियां नाल बंदे नहीं खलोंदे। शहबाज शरीफ साहब जो इतनी उनकी दम खम अगर होता ना तो बहुत पहले का कुछ हो जाता। पार्टी पर आप जो पार्टी की बात कह रहे हैं ना, पार्टी की सुन लें। शहबाज शरीफ साहब जो है, आप कह रहे हैं कि बयानिया नवाज शरीफ का ही चलना है, जब तक वो है, जब तक उसकी एग्जिस्टेंस है, सही है, उस वक्त तक तो वोट बैंक भी उसका है। क्राउड पुलर की जो बात है ना, अल्ताफ हुसैन किधर गए वो क्राउड पुलर? जो बयानियां लेके मरियम साहब या नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं ना, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान रियासत मुखालफ बयानियां जो है उसके साथ कभी साथ नहीं देंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपोज होते जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं, जो शहबाज शरीफ साहब है ना, शहबाज शरीफ साहब हमेशा गूम गू की कैफियत में रहते हैं। नवाज शरीफ साहब फैसला उनके पास करने की जुर्रत खत्म हो चुकी। फैसला महफूज उस वक्त बंदा करता है जब उसको पता है कि जो डोगर साहब बात कर रहे हैं कि परवेज रशीद के अलावा अगर बात की राना सनाउल्लाह ने, दो बंदों ने बात की, 90% से ज्यादा लोगों ने शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर दी जी। तो नवाज शरीफ ने शीशा आईना नोचता दीवार पढ़ लिया और नवाज शरीफ को कहना पड़ा कि बयानिया एक नहीं बयानिया दो हो गए। ये नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि वो बयानिया उनका भी बयानिया है, देखेगा वो भी है और ये भी है। अब मामला क्या है? अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन है जी। अल्टीमेटली जब तक एग्जिस्टेंस है नवाज शरीफ की, वो एमएलए खर्चा नहीं करेंगे ना। मसला ये है कि लोग जलसा लाने के लिए, आपके ख्याल है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वहां से पैसे कितने भेज देंगे या मरियम कितने पैसे लगा देंगे? का उदाहरण गिरता मक्खी डग पे वो फड़ के मेरा ख्याल वो चूस के बाहर सुटते होने जो लोग जो वहां पे ड्यूटियां करते हैं। मैं क्या आपके करूं बात? तो बाबर साहब ये खबर कब से दे रहे हैं कि लोग बदले लोग हैं, ऐसा बंदा होता है, तो पैसे तो नहीं लगाएंगे कि अमरूद जाती उम्रा से तोड़ लिए थे तो कितने पुलिस वाले मुअत्तल हुए थे, डीएसपी समेत, अमरूद तोड़ने पे कुछ शर्म नहीं आनी था। ये उसके अलावा वो जो जानवर कोई पता नहीं उस पर अटैक हो गया था, उस पर इनके मोर के ऊपर हमला कर दिया जी बिल्ले ने और उसमें फिर मुअत्तलियां हुई और जब तक वो बिल्ला नहीं जंगली मारा गया उस वक्त तक उन मुलाजमों की जो इन्होंने तो सांसें बात भी तो गलत है। 2,500-3,000 सिक्योरिटी मुलाजिम हो, 350 याद है बाबर साहब, पूरी लिस्ट आपने मुझे दी थी, 350 सरकारी भर्ती कर दी। उन्होंने 1.5 शहरी क्या की, उन्होंने बिल्ला मार के दिखा दिया। इन्होंने कहा इतने हम बेवकूफ नहीं है, ये बिल्ला वो नहीं है। कैमरे चलवाए गए वहां पे, इन्होंने कहा वो बिल्ला मारो जिसने हमारे मोर पे हमला किया।
अब बात क्या है उसामा साहब, बात सिर्फ ये है कि मरियम सर फिर आजाद कश्मीर इलेक्शन अगर हार गए तो फिर धांधली होगी ना, गिलगित बल्तिस्तान की तरह। मसला तो ये होगा, बाबर साहब कहेंगे जी धांधली हो गई है, अपनी पार्टी की नहीं बात करेंगे। आपने वो कहते अपनी बजती नहीं है, अपनी मस्जिद थले डांग हाउस तो कर लो, आपकी धांधली। वो आप घर में तो आपने वोट को इज्जत देनी थी, आप तो नोट को इज्जत देने पे चले। टीटी पार्टी रह गई, नून लीग किधर है, किधर है शीन और नून? अब तो शबीर शरीफों का आपस में फटा है कि मरियम पर है, शीन पे बैठना है, हमजा पे बैठना है, तारीख याद आ रही है, बात कहां हो रही है? इस पार्टी के नून लीग पार्टी है, एक पार्टी है, ब्रेक आ जाएगी, मुझे ये बताएं, इन्होंने कहा हो कि मेरा एक पॉइंट है, बिजली सस्ती करे, लोगों को नौज रोकनी है, वो अपनी पई और अपनी अपनी। अच्छा एक सर नफसा नफसी बाबर साहब मियां शरीफ मरहूम जो है ना, बड़ा जबरदस्त उन्होंने खानदान जोड़ कर रखा था, लेकिन उनके भाइयों की जो औलाद थी वो भी उनको नवाज शरीफ शहबाज ट्रीट करते थे। लेकिन अब ये वो नहीं पता कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के कजिन्स जो हैं वो उस तरह नहीं आए, तो अब वो एक डिवाइड आ रही है, तारीख है मुगल दौर की तरह। बाबर साहब क्या होगा, आपको लग रहा है कि ये आजाद कश्मीर में धांधली का शोर मचेगा और कुछ नहीं, कि जी अपनी पार्टी पे नहीं देखेंगे? अच्छा सॉरी ब्रेक, मैं इसलिए कह रहा था बाबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। और ख़ास तौर पे कि जी क्या मईशत में वाकई इतनी बेहतरी आ रही है कि 2023 में जनाब सब इमरान खान के गुण गाएंगे? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जनाब बजट 11 जून को पेश किया जाएगा और उससे पहले बहस तेज़ हो रही है। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि जनाब उम्मीद करते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी ऐसी ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ये कह चुके कि जी जब हम आए तो सबको ये लगता था कि बटन दबाएंगे और तब्दीली आ जाएगी, बटन दबाएंगे तो मईशत अच्छी हो जाएगी। अब शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि जी इसहाक डार की गलती इमरान खान ने भुगती कि इन्होंने कर्जे लिए, झूठ बोल कर लिए और उसको मईशत को बेहतर करने के लिए नहीं, सिर्फ बेहतर दिखाने के लिए। फिर डॉलर को मसनूई तौर पर इन्होंने नीचे दिखाया जिससे मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बात किसी हद तक दुरुस्त ज़रूर है क्योंकि जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने थे तभी आप देखें डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया था और शाहिद खान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बने तो हालात बद से बदतर होने लग गए थे। बहरहाल अब जो बजट आ रहा है उसमें शौकत तरीन साहब खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि जनाब IMF ने कहा हमें 140 अरब रुपए के टैक्स लगाओ, हमने वो बात नहीं मानी, नए टैक्स हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जो टैक्स छूट कुछ जगहों पर दी गई थी वो ख़त्म की जा रही है। FBR का टारगेट जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 4,000 अरब से ज़्यादा इकट्ठा हुआ, अब उसको तकरीबन 6,000 अरब पर ले जाया जा रहा है। ये भी एक बड़ा मसला है। तो किस तरह से ये सब टारगेट्स अचीव होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाबर डोगर साहब, अब हर दफ़ा ये होता है कि बजट आने वाला है और बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मैं कुछ माहिरीन की देख रहा था राय, वो ये कह रहे थे कि जिस तरह के ऐलानात शौकत तरीन कर रहे हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं। 900 अरब रुपया हम लगाएंगे जनाब तरक्याती बजट पर, लेकिन इसके बाद कहीं मिनी बजट लाना पड़ जाएगा। जिस तरह के ये चाह रहे हैं कि जी हम खर्चे करेंगे, हम टैक्स मज़ीद नहीं लगाएंगे लोगों पर, तनख्वाह पर, लेकिन जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाएंगे जहाँ जहाँ से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, और अब जेल जाएगा, जो टैक्स चोर होगा वो अब जेल जाएगा। इस तरह के ऐलानात करें। सामा साहब, जो बजट के गोरख धंधे हैं वो तो एक साइड पे कि वो जो फिगर दिए जा रहे हैं ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे तो दो ही सूरतों में आ सकता है। एक तो ये है कि उसका जो रोज़गार है उसको वो मिले, उसकी आमदन के ज़राए बढ़ें, और सेकेंडली या फिर चीज़ों की कीमतें कम हों। चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर सब सस्ता हो रहा है, आप गाड़ियाँ देख लें बढ़ रही वो महंगी हो रही हैं, आप सब्ज़ी के रेट देख लें, आप फलों के रेट देख लें, आप गोश्त के रेट देख लें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दिनों में सस्ती हुई है? मुझे गवर्नमेंट बता दे कि जनाब आपके ज़रिए मुबाला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, आपकी बाहर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या गवर्नेंस ठीक नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है? क्या गवर्नेंस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है? या फिर ये सारे फिगर्स ही झूठे हैं? कोई एक चीज़ तो ठीक होगी। अगर डॉलर नीचे गया तो गाड़ियों की कीमतें कम होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए। सर कहते हैं लोकल बॉडीज़ के जब तक नहीं हो जाता, इफेक्टिव लोकल बॉडीज़ नहीं आएंगी, बल्दियाती या काउंसलर, तब तक आप ये प्राइस कंट्रोल वाला मामला उस तरह से नहीं कर सकते। सर उनका कुछ लेना देना नहीं है। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे क्या करेंगे? उनका प्राइस कंट्रोल में क्या अपने इलाके में अब मैजिस्ट्रेट हर परचून की दुकान पर शायद जाना मुश्किल हो, काउंसलर होगा तो उसके अंडर सर काउंसलर के पास आइन में कानून में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी दुकान पे रेड कर सके।
वो किसी को जुर्माना Inform कर कर सके, वो किसी को पकड़ सके, तो वो तो अभी भी इनके MPAs हैं, MNAs हैं, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे इनके नुमाइंदे हैं, सारे ही हैं जो वो यूथ फोर्स कहाँ पर है सारी, क्या कर रही है नहीं पाई वो? मेरा सवाल तो ये है, टाइगर फोर्स थी नहीं सर, किधर है? वो कहाँ है? वो सर क्या कर रही कंप्लेंट्स में आने लग गई है ना, वो पैसे चलने लग गए थे, वो साहब लोकल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो रेट को कंट्रोल कर सके। ये काम करना है डिप्टी कमिश्नर ने, ये काम करना है मजिस्ट्रेट ने, ये काम करना है मार्केट कमेटीज ने। इसका मतलब ये है कि वो काम ही नहीं कर रही, या काम नहीं कर रही, या जो ऊपर से फिगर बताए जा रहे हैं वो झूठे हैं, कुछ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ये हो चुका है। चीफ मैं आम आदमी इमरान खान खुद मीटिंग्स कर चुके हैं, और एक नहीं, याद है जब मैं नोटिस की बात करता था आप भी कहते थे चलो आप नोटिस की बात करते हैं, जब नोटिस लेते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। चीफ सेक्रेटरीज को बिठा कर मीटिंग्स हो चुकी हैं, और मजीद क्या हो सकता है जब नीचे तक नहीं फिर प्राइस कंट्रोल हो रही। वो कहते हैं जी अब हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि अब आलमी मार्केट में देखें चीज़ें कीमतें ऊपर चली गई हैं, हम दालें और ये चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे थे, अब गंदुम आई है, सब्जियां आई हैं, तो शायद अब ये कहा जाए जी वाफिर मिकदार में ज़री पैदावार। ये असद खरल साहब आप बेहतर बता सकते हैं, आपका तो ताल्लुक जनाब किसानों से भी है, खुद भी आप ज़री पैदावार की जो मामला है ना, वो तो किसानों से आप हाल जाके पूछें, जो 2 नंबर उनको स्प्रे मिलते हैं और कीमतें उनकी ज़बानों से बातें कर रही होती है। गवर्नमेंट कह रही है उनकी आमदनी फिर बढ़ी है। उसके बाद खाद की आपकी बात मानो या गवर्नमेंट की बात, खाद की सब्सिडी जो है वो जितनी मिल रही है वो उनको मिल जाती है, फर्टिलाइजर उनको जिम्मेदार तक पहुँचते नहीं है। उनको जो ट्रैक्टर लेते हैं किसान कार्ड से कुछ डेयरी पे जो आपके इलाके में किसान कार्ड मिला? देखिए किसान कार्ड मेरे इलाके में तो नहीं मिला, मैंने नहीं जानता किसी को मिला, और मैं भी किसी को मिला। हेल्थ कार्ड भी नहीं मिला मेरी इतला के मुताबिक, तो किसी को अच्छा मामला ये है कि मिला होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं नहीं जानता किसी को, अगर मिला है तो वो बता देगा, तो मुझे फिर भी पता चल, झूठ तो नहीं बोल सकता जहाँ बैठ के। उसामा साहब बात यह है कि इस तरह हमने कहा कि ट्यूबवेल का इंडिया के अंदर आप देखें तो वहाँ पे फ्री बिजली है ज़री मकासद के लिए, यहाँ पे 5 रुपये 35 पैसे कल मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे, और मुझे अभी पता चला है, मैंने इसको कंफर्म करूंगा क्योंकि मेरा अपना भी ट्यूबवेल है मेरे नाम पे, तो मैं देखूंगा रेट बिल में, तो फिर मैं तस्दीक करके बात करूंगा। वो ये कह रहे थे कि 5 रुपये 35 पैसे थे, इन्होंने कर दिया 13 रुपये से ज़्यादा फी यूनिट, और अगर 13 रुपये से ज़्यादा तो ये जिम्मेदार की कमर तोड़ने वाली बात है उसामा साहब, कि अगर देखिए इतनी महंगी बिजली वो अगर प्रोड्यूस करके तो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगी, और जिस तरह पर जाली बीज सर आप लोग सोलर पर आ जाए ना, सोलर उसामा साहब यहाँ पे बातें बैठने की बड़ी जो है ना करनी सर, इसलिए तो आप सोलर अगर ट्यूबवेल का पूछ रहा हूँ, वही ट्यूबवेल जो है वो 7-8 लाख रुपया मेरा लगा है एक ट्यूबवेल पे, जो बिजली वाला एक ट्यूबवेल 10 HP की मोटर लगी है। सोलर पे मैं गया हूँ, वहाँ पे तकरीबन 10 लाख रुपया लगा, तो मैंने टेस्ट किया केस। तो फिर आप मुझे बताएं कि छोटा जिम्मेदार इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकता। सर गवर्नमेंट भी तो फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटी कर रही है वो उसमें ओवर जाली 2 नंबर है, मुझे मैंने सोलर लगाया ट्यूबवेल वाला, मुझे नहीं थोड़ा पैसे ने आगे पूछा कि जनाब सोलर वाला हम आपको देते हैं, अब ट्रैक्टर की सब्सिडी है जून में खत्म हो रही है, उसके लिए कितनी जमीन होनी चाहिए वो प्लेज कराएं, और जितना मार्कअप सूद उसका है, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट अच्छी बात है कि वो इस जून तक ये जिम्मेदारों के लिए किसानों के लिए अलग से सुन ले, उस रिकॉर्ड बजट रखा जा रहा है किसानों के लिए, ट्रैक्टर के ऊपर उनको बहुत कम शरह सूद पे ट्रैक्टर ले सकते हैं, ये उनके लिए बम्पर ऑफर है। फिर उसके बाद लेजर के अंदर उनको है जो केज फार्मिंग या मछली के वाले से, उसके डेयरी के अंदर है, और मुख्तलिफ चीज़ों। अब शहबाज शरीफ साहब ने इतना अच्छा काम किया था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जो कट्टे को आपको पता है कि जो गुज्जर है वो कट्टे को दे देते हैं, शुरू में जो 1 दिन का कट्टा है उसको बेच देते हैं, ठीक है, भैंसों के नीचे उठा लेते हैं, जुल्म भी है, ठीक है, इनको ये नस्ल कशी है। शहबाज शरीफ ने ये किया था कि कट्टे के ऊपर, फी कट्टे के ऊपर, मेरे गांव में, देहातों में, लाहौर में, मैं जानता हूं पर्सनली, वहां पर टैग लगते थे और हर कट्टे के ऊपर 5000 रुपया मिलता था। अब इस लालच में लोग जो है कट्टों को बड़ा करते थे, टैग लगता था, लाइफ स्टॉक भी बेहतर हो रहा है, अब लाइफ स्टाइल भी बेहतर, रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि अब किसानों की पहले से मुझे आज तक नजर नहीं आ रहा है, के दौर में तो मनफी चली गई थी। इमरान खान साहब कट्टे और शहबाज मुर्गियों की बात आखिर में मुझे बताएं, का जो था 5000 रुपया वो भी बंद हो गया, बंद हो गया वो, ये इमरान खान साहब को कोई नहीं बताएगा, बुजदार साहब खुद ये, हालांकि बुजदार से मतलब है बकरी चराने वाला, उसका अगर तर्जमा निकाले ना, बकरियां चराने वाला, मैंने उसका देखा ना कि बुजदार, उनका भी ताल्लुक देही इलाके से है, देही इलाके से है, मतलब ये तो हमारे नजर आखिर में बकरियां चराते थे, इसमें कोई तज़ीक में पहलू नहीं है, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तमाम अंबिया ने मामला ये है कि जो बात है ना कि ये जो जिम्मेदारों के मसाइल है, वहां पे मुझे तो इसलिए दुख होता है, रोना आता है कि पंजाब जो पाकिस्तान की 75% जो है वो आबादी जो है ज़राअत से वाबस्ता है, वहां से लोग जो है वोट देते हैं,
वो असेंबलियों में जाके पता नहीं इनको कौन सा सांप सूंघ जाता है। 2000 रुपए मन एमएनए एमपी है गन्ना बेच रहा जमींदार 2000 आप मेरा मतलब 250 रुपए का गन्ना 140 रुपए 250 रुपए का गन्ना मिल रहा है। लेके जाए ना तो 1700 रुपया भी आपको पड़ती है। तो सर 1200 में भी तो बेच ही रहे थे ना, 1700 में तो मिल रहा है। 2000 आप किधर से? मैं गुजारिश करूं सर, 2000 आप इतना जुल्म ना करें। फिश फार्मिंग का, लाइव स्टॉक का इस तरफ भी देहातों में बड़ा काम सब्सिडी आ रहा है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, इससे लेके भाई पैसे वाली पार्टी है। लेकिन सर देखिए ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि देहात में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, मुल्क का भी फायदा है। बताया मैंने कहा भाई आपके हमारे गांव में आपको पता 3-3 दिन बिजली गिर जाती है, 3-3 दिन लाइनें गिरती हैं, खंबे गिर जाते हैं। उन्होंने क्या किया? चल हालात जो बार बटन हमारा ना नून लीग में मंफी में था, आप माने ना माने, बहरहाल अब ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल ये कह दिया कि जी हुकूमत के बजट के मुकाबले में हम अपना बजट लेकर आएंगे। अब देखते हैं कि वो किस तरह का बजट होगा, क्योंकि वो तो पास नहीं होना, पास तो हुकूमत वाला ही होना है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।